अच्छा लगता है, कहानियाँ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। तो कहानी है बुढ़िया और उसकी बहू। एक था गाँव, उस गाँव में एक बुढ़िया रहती थी और वो बहुत दुष्ट थी। ओके बुढ़िया दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी-सादी थी। एक कनपट्टी मारने पे दूसरी कनपट्टी आगे करने वाली। इसका मतलब हुआ एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे करने वाली। और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला अच्छा बेटा था। तो होता क्या है, बेटे के उस गाँव में कोई काम-काज नहीं मिलता तो काम की तलाश में वो दूसरे गाँव जाता है और उसे वहाँ एक अच्छा-सा काम मिलता है। लेकिन वहाँ से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। यानी कि दूसरे गाँव में काम मिला और वहाँ से वो रोज़ घर नहीं आने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। ओके वो काम तो स्वीकार करता है लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वो घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और जबकि वो बहुत दुष्ट थी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब घर में बुढ़िया का राज हो गया। वो बहू को संभालती कहाँ, वो तो जितना हो सके उसे सताना शुरू करती है। ओके स्वयं पैर फैलाकर बैठती और उससे घर का खेत का सारा काम करवाती। उसे सबसे पहले उठाती, खाना पकवाती, बर्तन मजवाती, पानी भरवाती और उसके बाद जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती। खेत पे काम करने के लिए भी भेज देती। ओके दिन भर उसे कोल्हू की बैल की तरह परिश्रम करवाती और उसे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी को पानी तो कभी बासी खाना देती थी। कांजी का पानी क्या होता है? शायद खराब पानी को कांजी का पानी कहते होंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कांजी का पानी क्या होता है। बेचारी बहू ये सब चुपचाप सहती रहती, सास को पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देती, उसके बताए किसी भी काम को कभी ना नहीं कहती। इस तरह दिन बीतते गए तो सास को पता चला कि बहू गर्भवती है। उसको पता चला कि बहू प्रेग्नेंट है। माय गॉड इतना काम करवा रही है। तो वो सोचती है कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक और मुंह बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के लिए बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है बात मालूम हो जाती है, उस दिन से वह उसे पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। सास की तकलीफ देना पहले से ज्यादा बढ़ता है तो बहू उससे उल्टा जवाब नहीं देती, वो चुपचाप उसके बताए काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है तो उसकी सास से कहती है, माँ जी लगता है मेरी प्रसूति का समय नजदीक पहुंचा है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें दाई की कोई जरूरत नहीं, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो उसे ही लेकर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। ये भगवान कैसी औरत है। बहू बेचारी दर्द से तड़पती है, रोती है, सास के बताए हुए जंगल में गई और वहां नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी डिलीवरी हो जाती है, प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उसे बेटी को बड़े प्यार से दुलार से उसे दूध पिलाया और वो नींबू खा के पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम नींबावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने नींबावती बच्चे को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पे रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कह के वो घर वापस आ गई। जब वो अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उस डर के मारे उसे जंगल में छोड़कर आई है। पर वो बुढ़िया की बात को पलटती है और गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। माय गॉड। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीतते, उस पेड़ की खोखर में नींबावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है।
घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं है, डायन है, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन उसने इसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव को जानता था, इसलिए वो इसमें माँ की कोई साजिश है ये बात समझ गया। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी पति से सास के बर्ताव में कोई बात नहीं बताई। कुछ दिन घर रह के बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है, तो वो दोबारा से गर्भवती हो जाती है। बुढ़िया को जब ये बात मालूम होती है तो वो आग बबूला हो जाती है कि अब बहू को पहले से ज्यादा परेशान करने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे होते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू होती है तो वो सास से पहले की तरह दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है। कहती है, ये जीरा ले जाकर उस जंगल में जाना और इसे खाना, तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पे बहू सुनसान जंगल में फिर जाती है, वहां जाकर जीरा खाती है तो कुछ समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। तब वो बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है और उसका नाम जीरावंती रखती है, क्योंकि पहली बेटी नींबू खा के पैदा हुई तो उसका नाम निम्बावती और दूसरी का जीरा खा के पैदा हुई तो जीरावंती रखा। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोखर में उसे रखकर पेड़ पे रहने वाली चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है, उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, वो चुड़ैल है। अब वो बहू उसके चिल्लाने को अनसुना करती है, गांव वाले पर भी उसके चिल्लाने का कोई ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद 1 साल खत्म होता है और बेटा वापस घर लौटता है। जब पहले की तरह बुढ़िया उसे बहू की चुगली करती है तो उसने बेटी को खा लिया, तो बेटा इस बार भी चुप रहता है, ना माँ को कुछ कहता ना पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर पे रहकर वह काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। ये कहानी किस बारे में है, पढ़ते हैं चलो। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर जंगल में जाकर खाती है और एक बेटी को जन्म देती है, तो उसे दूध पिलाकर आमवंती नाम देकर चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने 1 2 नहीं 3 बेटियों को खा लिया है, वो मनुष्य नहीं खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच बच्चे खाने वाली डायन है। तब लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव पड़ोस के गांव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में होता क्या है, खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगा के राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी हो वहां जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और घर जाके बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया? बहू सिर झुकाए नीचे देखती रहती है और एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियों को खा लिया। वह तुरंत सिपाहियों को उस पे सूली पे चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पे जमा हो जाते हैं। वहां राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पे चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पे ताला लगा है। वो परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। ओके। बेटा घबरा कर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पे ले गए हैं। वह तेजी से दौड़ के चौराहे पर पहुंचता है तो वह क्या देखता है, चौराहे पे राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठा है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पे चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाके खड़ा होता है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पे चढ़ाना।
रोक दीजिए, मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा उसे सूली पर चढ़ाएँ। राजा सिपाहियों को कुछ देर तक सूली पर चढ़ाने से रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उससे झूठी बोलती है कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियां खा ली। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने को तैयार नहीं होता। तब वह कहती है, सच्चाई क्या है ये आप अपनी आंखों से देखिए। और वह गाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावंती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। अमवंती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने के देर थी कि तीनों बच्चियां जंगल से दौड़कर वहां आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देख के बुढ़िया के बेटे को सच पता चल जाता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है। राजा के तेवर देख के बुढ़िया की कपकपी छूटती है और उसे सच बताना पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया को बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी, उस पे बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वो बुढ़िया के बेटे से कहता है, अब तुम्हें काम के लिए किसी दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुखी से यहीं रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़ के कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में ही बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वो बड़ी ईमानदारी से उसे नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि हाँ, 3 बेटियां हुई और बेटियां नहीं चाहिए थी, बेटा होता तो लेकर आओ, बेटी हो तो फेंक कर आओ। ये कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये आजकल के टाइम में भी ऐसी चीजें होती हैं। तो जब उसको लेबर पेन हुआ तो उसको है, तो ये थी छठी कहानी हमारे ब्लॉग की। एंड अभी ये 20 कहानियां हैं, तो अभी 14 कहानियां और बची हुई हैं। आपको कहानियां कैसी लग रही हैं ये मुझे जरूर